स्वागत है वरुण आपका न्यूज लॉन्ड्री पर। जी शुक्रिया। वरुण, एक न्यूज लॉन्ड्री का एक डोमेन, कोर डोमेन एरिया है जहां पर जो कि मीडिया क्रिटिक का काम है, मीडिया के की समीक्षा भी करते हैं हम, कभी कभी आलोचना भी करते हैं। जी तो उसी से जुड़ा मैं वहीं से शुरुआत करना चाह रहा था। करीब करीब साल डेढ़ साल पहले आपका एक शो था जो कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में मैं गया था। मैं तो नहीं गया था, मैंने देखा जो, और जो बहुत वायरल भी हुआ। उसमें एक बड़ी खास बात थी कि इंडिया टुडे के मंच पर खड़े होकर और आपने लगभग ऐसी हालत कर दी कि जिसको कहते हैं ना, ठोक दिया। तो वो ऐसा क्या था कि मतलब ये प्लान करके बात हुई थी कि चल के पेला जाएगा पहले, फिर देखा जाएगा जो होगा आगे, क्योंकि अब बात सर से ऊपर जा रही है। वो उस समय क्या था दिमाग में? वो मंच था साहित्य आज तक का, वहाँ पे मैं गया। और ऐसा कोई कोई प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ ये था कि मीडिया पे सवाल आया, और मीडिया पे जब सवाल आए तो आजकल बोलना बड़ा मुश्किल नहीं है कि मीडिया की क्या हालत है। वो सिर्फ आंकड़े में लेकर गया था। हाँ, वो मेरा इतनी तैयारी थी कि मैं आंकड़े लेकर गया था। ये नहीं चाहता था जो हर जगह बोला जाता है कि मीडिया खराब हो गया है या मीडिया ऐसा है या वैसा है। मैं चाहता था कि मैं जो भी बोलूं उसके साथ आंकड़े हों मेरे पास, और वो आंकड़े मुझे रमित वर्मा, जो कि टीम ह्यूमन नाम से जो चैनल चलाते हैं, जो मीडिया के अपने अपने दम पे वो जितना भी क्रिटिक कर सकते हैं वो करते हैं, तो उनके पास बहुत सारे आंकड़े थे। तो मैं आंकड़े लेकर गया था, और प्लानिंग सिर्फ इतनी थी कि आंकड़े हों मेरे पास, और अगर मौका मिले वहां पे तो मैं ये बात करूं। और क्योंकि वो मीडिया का मंच है, मैं उसे मानता नहीं हूं कि वो सिर्फ आज तक का मंच है, वहां जो बातें हो रही हैं सिर्फ आज तक या इंडिया टुडे तक ही सीमित रहनी चाहिए। वहां जो बातें हो रही थी, वहां पे भारत के भविष्य की बात हो रही थी, वहां पे हिंदी साहित्य के भविष्य की बात हो रही थी। तो बहुत बड़ा मैदान और बहुत बड़ा कैनवस, और उनके जो उस कार्यक्रम का जो एम्बिशन था वो बहुत बड़ा था, और मैं चाहता था कि मैं हर चैनल की बात करूं। मैंने वहाँ एक्चुअली जो बात की है उसमें आंकड़े सिर्फ उनके नहीं, मतलब जी के भी थे, और इस तरह के तो बाकी जितने भी चैनल हैं जो जिनको हम आज हिंदी में एक एक झुंड के नाम पर हम कभी उनको गोदी मीडिया बोल देते हैं या कभी टिकाऊ मीडिया बोल देते हैं। टिकाऊ मीडिया तो वो मैं कहूँगा कि एग्नोस्टिक टर्म है, वो सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है ना, आपको जो पसंद नहीं आप उसको बिकाऊ मीडिया बोल दीजिए, वो ठीक है। लेकिन हाँ, आंकड़े और पूरा मुद्दा ये था, मैं चाहता ये था कि लोगों को समझ है कि असली मुद्दे जो हैं, जो हमारे अपने देश के मुद्दे हैं और हमारे अपने आम जनमानस के मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं हो रही है। जबकि मीडिया को वो पावर भी उसी लिए मिली हुई है। मीडिया अगर जनमानस की बात नहीं करता होता पिछले 70-100 जब से दुनिया में अखबार आए तब से, तो वो ताकत नहीं मिलती उसको। तंत्र का एक चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता अगर वो ताकत हम लोग उन्हें नहीं देते। और वो मिली क्योंकि उन्होंने वो कमाई, मीडिया ने। लेकिन जब आपको ताकत मिल जाए और फिर उसके बाद आप उसका गलत इस्तेमाल करने लगे तो बोलना तो पड़ेगा। तो सिर्फ इतनी सी कोशिश थी कि जहां भी मिल जाए वो वहां नहीं होता, मैं अपने स्टैंड अप में बोलता, और स्टैंड अप में मैं बोलता रहता हूँ। और स्टैंड अप की क्लिप भी मैं मानता हूँ कि अगर वो उस क्लिप के 2-4 मिलियन व्यूज आए हैं तो मेरे अपने स्टैंड अप वीडियोस के भी अपने चैनल पे हर वीडियो के 4-5 मिलियन व्यूज आ ही जाते हैं। कोई कह रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, किसी ने उनको बता दिया है कि जस्ट यू, सिर्फ आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो इट इज वेरी क्लियर। और हाँ, बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, ऐसा नहीं ठीक। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक सवाल, क्योंकि मैंने बार बार आपको सुना है कि क्लीशे में जाना पसंद नहीं करते आप, लिखते हुए भी आप कोशिश करते हैं कि दे जिगर जैसी चीजें और सनम और वफा और बेवफा, खुदा और उस तरह की चीजों से बचते हुए कुछ नया करने की कोशिश जी करते हैं। इसके बावजूद कुछ चीजें आएंगी क्लीशे जैसी, क्योंकि जब हम बात करते हैं, खासकर फिल्मी दुनिया या फिल्म से जुड़े लोगों से बात करते हैं, तो दो बातें बहुत आती हैं बार बार। अब आपको लगेगा कि ये तो यार बहुत बार मैं कह चुका हूँ, और बहुत सारे मेरे इंटरव्यू में, कि सफर क्या रहा और संघर्ष क्या रहा। तो वो अभी नहीं कहूंगा, लेकिन वो बाद में आएंगी वो बातें। अभी मैं जो जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, वो व्यक्तित्व के पहलुओं के बारे में जो थोड़े से कम जाने पहचाने हैं, पर उनके थोड़े से लोग इतना नहीं जानते उन उन पहलुओं के बारे में। मसलन
आपकी एक एक तस्वीर है जिसमें आपके सिर पर एक तोता बैठा हुआ था, बस 3 बिल्लियां हैं। और मैंने जहां तक जाना है दोस्तों यारों की सर्कल में, उन सब की बड़ी विचित्र कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो अगर वो थोड़ा सा बता सके कि वो क्या है, क्यों आपको एक तोते से इतना प्यार है, वो और क्यों उससे इतना लगाव था, या वो बिल्लियां हैं जो आई थी, वो बिल्लियां ऐसे नहीं कि कहीं बाजार से खरीद के छोटे बच्चे को ले आई गई हो, या हमने पाल लिया क्योंकि हमें शौक है। उनके पीछे की एक कहानी है, और उससे जुड़ी एक फिर आपके अपने व्यक्तित्व की कहानी, कैसे उनसे जुड़ा हुआ, तो वो थोड़ा सा अगर आप बताएं वरुण। जरूर, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक था, 2 घंटे इस इसमें पे जेल बात। जाने का भी खतरा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसमें जेल जाने का बिल्कुल खतरा नहीं है। 2 घंटे में बात कर सकता हूँ बिल्लियों पे और तोते पे और कुत्तों पे और अन्य जानवरों पे। तो मैं पहले तोते की बात बता देता हूँ। वो एक तोता, छोटा एक तोते का बच्चा था जो अपने झुंड से बिछड़ गया था। मेरा घर यहाँ नेशनल पार्क के बहुत नजदीक है, बोरीवली नेशनल पार्क है बम्बई में। और नेशनल पार्क में बहुत तोतों के झुंड होते हैं, और खास करके इस मौसम में बहुत वो तोते वहां से आते जाते रहते हैं। बारिश के मौसम में उनको थोड़ा घूमने का पता नहीं कुछ होगा, बायोलॉजिकल रीजन। तो वहां से तोते उड़ते हुए आए होंगे, और कोई एक तोता, एक बच्चा जो था वो बिछड़ गया था अपने झुंड से, और वो बेचारा अकेला रह गया। और वो बच्चा है, उसको ना खुद कभी खाना चुगना या पकड़ना या ढूंढना नहीं आता है। और वो बाई चांस हमारे घर आ गया, हमारी खिड़की से अंदर आ गया, और फिर हमने उसको रख लिया या वो रह गया। ऐसा नहीं कि हमने ना उसको पिंजरे में रखा, ना हमने खिड़कियां बंद की, वो बस वहीं रह गया, क्योंकि हम उसको खाना देते थे और धीरे धीरे प्यार देने लगे, धीरे धीरे दोस्ती हो गई। और फिर वो रहा कुछ 4-5 महीने हमारे साथ। उस दौरान हमारा जो रिश्ता बना, वो पहली बार मेरा किसी गैर इंसान से रिश्ता बना, जो कि एक और दूसरी प्रजाति के किसी भी जीव जंतु से। तो वो तोता जो है वो हमको एक नया दरवाजा एक खोल के चला गया कि हाँ, दुनिया में और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं इंसानों के अलावा। इंसानों से तो आप थोड़ा परेशान हो ही चुके हैं, तो आप और देखिए और क्या क्या है दुनिया में। तो उस तोते का नाम कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो पहले हमने उसका नाम चारुलता रखा था। फिर बाद में हमको पता चला, शुरू में वो क्योंकि वो खिड़की में बैठा रहता था, हमने सोचा ये फीमेल है, और खिड़की में बैठ के वो नीचे दुनिया देखने का उसको बहुत शौक था। वो चारुलता जो सत्यजीत रे की फिल्म है उसमें खिड़की से दुनिया देखती है चारुलता, तो हमने वो नाम रखा था। फिर बाद में जो है पता चला कि नहीं, चारुलता नहीं, मतलब वो क्या जेंडर से वो मेल है। तो फिर हमने दूसरा नाम सोचा, फिर लेकिन कुछ चिपका नहीं नाम, उसको चारुलता ही पसंद आ गया था और वही नाम रिस्पॉन्ड करता था। तो फिर वो 4-5 महीने थोड़ा बड़ा हुआ तो वो खुद ही उड़ गया, कभी हमने पिंजरे में रखा नहीं, घर में अपना रहता था वो। और जब थोड़ा शायद उसको समझ आई होगी कि दुनिया में ये लोग जो है ये इंसान है, तोते नहीं, हम चलते हैं अपना झुंड खोजने, और थोड़ा वो परिपक्व हुआ तो चला गया। तो मैं मानता हूँ कि वो मतलब किसी प्रेमी की खोज में, प्रेमिका की खोज में चला गया होगा। वो एक उम्र आती है जब आपको लगता है कि ये सब जो है दुनिया के बाकी चीजें छोड़ो और प्रेम की तलाश करो, तो वो चला गया। उसके कुछ सालों बाद, एक 3 साल बाद असल में, एक बिल्ली हमको मिली। तब हम काफी उसमें थे, जो भी एक विचार चल रहा था घर पे, मैं और राजकुमारी मेरी पत्नी जो है, कि कोई एक जानवर के साथ रहने का एक्सपीरियंस फिर से लिया जाए, क्योंकि एक तोता आ चुका था। बच्चे हमने करने का फैसला नहीं, मतलब हमने फैसला लिया कि हम लोग बच्चे नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत सारे कार्बन फुटप्रिंट ऐसे ही हमारा बहुत बड़ा है, एक और जबरदस्ती का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने का कोई हमको शौक नहीं था। और इतनी बुरी हालत हो रही है दुनिया की, उसमें लगता है कि सही ही फैसला था वो। तो फिर एक हम सोच रहे थे कुत्ता की बिल्ली, मैं चाहता था कुत्ता लाएं, और राजकुमारी को बिल्लियां पसंद हैं। तो फिर बाई चांस ये हुआ कि बिना इससे पहले कि हम तय करते, वो बिल्ली ने तय कर लिया। वो एक बिल्ली का बच्चा जो है घर के बाहर, वेंटिलेशन शाफ्ट है बिल्डिंग का एक, जहाँ पे पाइप वगैरह और प्लम्बिंग वगैरह होती है, उसमें एक बच्चा गिरा हुआ था बिल्ली का, अकेला बेचारा। और उसकी माँ नहीं, कुछ नहीं, और वो 2-3 दिन से उसकी आवाजें आ रही थी हमको। हम खोजने की कोशिश की, मिला नहीं शुरू में, फिर तीसरे दिन जाके वो दिख गया। और वो
एक्चुअली मेरा पहला दिन था सेक्रेड गेम्स की टीम मीटिंग का। मतलब उस दिन मैंने पहली बार सेक्रेड गेम्स की टीम ज्वाइन की थी। उस दिन मैं ऑफिस जा ही रहा था। फिर मुझे तारीख भी वो याद है कि 25 अगस्त थी, और 25 अगस्त को वो बिल्ली का बच्चा, बिल्ली की बच्ची मिली और उसको हम घर ले आए और फिर उससे दोस्ती हो गई। उसका नाम जाने मन है, वो पहली बिल्ली है हमारी। और उसने फिर एक नया अलग दुनिया का दरवाजा खोल दिया। और फिर बाद एक और किसी और ने हमको एक और बच्चा गिफ्ट दे दिया कि भाई आप संभाल रहे हैं एक बच्चे को तो दूसरे को भी संभाल लीजिए, इसका नाम दिलबर है। तो पहली जाने मन आई, फिर दिलबर आया, और फिर एक साल बाद छेना पोड़ा नाम का जो हमारा तीसरा गिल्ला है, वो भी एकदम बहुत ही मरियल सा सड़क पे घूम रहा था। उसके न माँ न बाप न कोई और देखने वाला। कुत्ते उसको खाने की कोशिश में थे, पर वो भी सोच रहे इतना मरियल है, इसको खाएं कि क्या करें। वो दया और उसके बीच में वो जूझ रहे थे शायद। तो मैंने उनका काम आसान करके मैं उठा के ले आया छेनापोड़ा को घर पे। तो इस तरह से दिलबर, जाने मन, दिलबर, छेनापोड़ा, अब हमारे पास ये तीनों बिल्लियां हैं। और ये तीनों जो हैं अपनी अपनी तरह से बड़े यूनिक हैं। और इनसे हमने सीखने को, मतलब बचपन से ना एक वो जो होता है आपका, आप एलियंस के बारे में पढ़ते हैं, आप किताबों में पढ़ते हैं कि दुनिया में कहीं और भी जीवन होगा। और हमेशा बड़े अंदर बहुत कौतूहल एक जो या जिज्ञासा रहती है कि जानने की कि वो दुनिया के लोग कैसे होंगे। और हम लोग इमेजिन करते हैं अपनी अपनी तरह से एलियंस। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले एलियन तो यही है हमारे आसपास, जो कुत्ते और बिल्लियों का संसार है, तो हम उनको ही हम लोग नहीं जान पाए हैं आज तक। और हम चाहते हैं कि हम बाहर की दुनिया को जान लें या बाहर के देशों को जान लें। तो ये जो है, इनसे, इनके साथ रहने का जो सुख मिलता है ना, वो है आप एक नई दुनिया को जानते हैं, एक नए बिहेवियर को जानते हैं। बहुत सारे उनके पैटर्न्स हैं, बायोलॉजिकल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं। किस तरह से आप एक ऐसे जानवर से, आप दिन भर आप उसको बोलते रहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिसको ना प्यार पता है ना हमारी भाषा पता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें समझता है। तो आप प्यार को एक्सप्रेस करने की नई नई भाषाएं इजाद करते हैं, और समझने की भी नई नई भाषाएं इजाद करते हैं, जो मेरे ख्याल से सबसे सुंदर एक्सपीरियंस है किसी भी जानवर के साथ है। बहुत दिलचस्प बात। इस मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा सा आपके आर्ट के बारे में, जिसका जिक्र शुरू में मैंने किया कि बहुत सारे क्लीशे से बचने की कोशिश करते हैं आप, जी जी। दिल जिगर जिनका जिक्र मैंने किया शुरुआत में, ये क्या है? ये किसी तरह का दबाव है कि आप उन प्रचलित शब्दों से, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर सिनेमा का बहुत अहम हिस्सा है, इसके बावजूद आप उन शब्दों से क्यों बचने की कोशिश करते हैं? अपनी कोई शैली विकसित करने का दबाव है, या दिमाग में कोई ऐसा चीज है कि नहीं, मैं इसके अलग एक लकीर खींचना चाहता हूँ, उसके दबाव में ये सारी चीजें इस तरह से आती हैं? जी, दबाव तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने समझी हैं। एक ये है सबसे जरूरी चीज कि मैं मानता हूं कि बहुत कम समय है हमारे पास इस पृथ्वी पर। जितना हम चाहते हैं उससे बटा 100 भी नहीं मिलता है। और कम समय है, बोलने को बहुत कुछ है, कहने का बहुत कुछ मन है, करने का बहुत कुछ मन है। तो उसमें अगर आप वही कह देंगे और वही कर देंगे जो ऑलरेडी कहा जा चुका है, तो आप जो आपको मिला है वो भी आप वेस्ट कर रहे हैं, उतना समय भी। तो दूसरी चीज है कि मैं मानता हूँ कि कला जो है, जो आपको मिली है या आपने जिसको पॉलिश किया है या जो आपने सीखी है दूसरों से, उसमें लोगों में ना बड़ी जल्दी फटीग आ जाता है कि एक तरह की चीज जो है वो बहुत दिन तक नहीं चल पाती। वो आप फिर उसके बाद आप बोलते हैं तो वो अ, उसको लोग उतना वैल्यू नहीं करते हैं, उसको लोग उतना अ, उस लेयर तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं अगर वो उसी पुरानी भाषा या उन्हीं पुराने शब्दों में कहा जाए। आपको कोई नए शब्द, नई शैली हमेशा इजाद करनी पड़ती है। इसीलिए जो है मैं कहूंगा कि सिनेमा क्यों हर 20 साल में बदल जाता है। हर 20 साल में सिनेमा एकदम ही, पिछले 20 साल आप देखें कि 2000 के आसपास जो सिनेमा बन रहा था और जो 1980 के आसपास बन रहा था, उन दोनों में और आज के सिनेमा में, तीनों में कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ सारी चीजें, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, कहानी कहने के तरीके, किसकी कहानी कही जा रही है, कौन कहानियां कह रहा है, ये सारी चीजें बदल गई हैं। और हम्म। गीतों में भी है। वही चीज आप देखेंगे कि
मेरे ख्याल से पत्रकारिता में भी है, पत्रकारिता में उतनी नहीं हो पाई है, और वो एक मेरे ख्याल से एक फेलियर है पत्रकारिता का, कि आज भी आप जो हैं आप मतलब फ्रेटर्निटी। पूरी जो पत्रकारिता है वो आज भी स्टोरी टेलिंग से थोड़ा दूर रहकर ही बात करती है, फैक्ट्स पे बात करती है, वो एक चीज है। लेकिन जो ऑपेड हैं, मुझे उनसे सबसे ज्यादा दिक्कत है, या मुझे लगता है वहां सबसे ज्यादा फेल हुई है पत्रकारिता। ओपिनियन ओपिनियन को इतना पुरानी भाषा और पुराने तरीकों से पेश किया जा रहा है कि अब जिसका ओपिनियन आप इधर वाले सिर्फ अब इधर का ओपिनियन पढ़ रहे हैं और उधर वाले सिर्फ उधर का ओपिनियन पढ़ रहे हैं, कोई एक दूसरे का नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि वो उसको बहुत स्ट्रिक्ट उसमें बांट दिया गया है। तो खैर मैं थोड़ा सा दूसरी दिशा में चला गया, वापस आता हूँ। तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है आप हम बहुत अवेयर रहें, बहुत सोच समझ कर अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि गिन के मिले हुए हैं शब्द और गिन के मिला हुआ है वक्त। उसमें अगर आप वेस्ट कर देंगे या आप पुरानी चीजों को ही बोलते रहेंगे तो वो इम्पैक्ट भी चला जाएगा, आपका अपना जो एवोल्यूशन होना है वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारे शायद कारण हैं जिनको मैं समझता हूँ, ये मानता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ। एक और चीज है, आपने कहा कहीं अपने अनुभव को लेकर वरुण, कि मुंबई में सफल होने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है, और साथ में किस्मत। और इनमें से कम दो चीजों की जरूरत तो होती ही होती है। बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैं इसे नाइत्तेफाकी जताते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ टैलेंट का, आपने कहा कि टैलेंट को विकसित किया जा सकता है, निखारा जा सकता है, और उसको अपने अंदर फिर से पैदा किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही कुदरती होते हैं, नैसर्गिक होते हैं। समस्या ये है, मैं लाख कोशिश करना चाहता हूं कि मेरी कलम रेल से गुजर जाए और लोग पुल की तरह थरथराते रहें, पर वो नहीं निकलती मेरे कलम से। वो अगर मैं कहूँ कि मेरी उससे नाइत्तेफाकी है कि प्रतिभा जो होती है वो कहीं ना कहीं कुछ प्रकृति प्रदत्त होती है। वो बहुत ज्यादा आप परिमार्जित नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं करते हैं, वो मिली ही होती है आपसे। कई बार लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड होती है ऐसी चीजें। तो आप इससे आपसे ये जो मेरी नाइत्तेफाकी, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? आपकी जो नाइत्तेफाकी है, देखिए वो सही है। मैं इसीलिए मैंने ये तीन चीजें कही थी कि क्या है यहाँ पे, जो मेरा ओरिजिनल जो जो थ्योरी थी जो मेरी, वो इन तीन चीजों में से कोई दो चीज भी आपके पास होंगी तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, मेरा ये कहना है। अब अगर टैलेंट नहीं है, मान लीजिए जो आप कह रहे हैं इस केस में कि टैलेंट अगर अगर कोई मान ले कि उसके पास टैलेंट नहीं है, तो भी अगर फिर उसके पास धैर्य है, और अगर फिर फिर किस्मत आ जाती है वहां पे, फिर किस्मत होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है ही, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मैं मतलब अब नाम नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हम सब जानते हैं हर फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भले ही वो सॉफ्टवेयर में हो या सिनेमा में हो या जर्नलिज्म में हो या पॉलिटिक्स में हो, जो कि मानते हैं लोग कि वो टैलेंटेड नहीं। अब वो वहां कैसे पहुंचे हैं, या तो वो उनका सही जगह पर हुआ है, सही घरों में हुआ है इसलिए वहां पहुंचे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो सही जगह और सही समय पर मौजूद थे और उनको वो मौका मिल गया जहां पे वो सिर्फ टिके रहे, वो खड़े रहे, वो इंतजार करते रहे कि उनका मौका आएगा। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी जो है, अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन तो इन तीनों का ही है, तीन न भी हो तो दो जो सबसे जरूरी है वो टैलेंट और धैर्य है, क्योंकि ये दोनों आपके हाथ में है, किस्मत तो किसी के हाथ में नहीं है। उसके बावजूद जो आपने कहा कि हाँ कुछ लोगों में वो चीजें जन्मजात होती हैं, वो अब ये थोड़ी सी साइंटिफिक सी थ्योरी है, मैं इसमें ज्यादा मैं कहूंगा कि एनेक्डोटल एविडेंस है, क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो टैलेंट होने के बावजूद, जन्मजात टैलेंट होने के बावजूद, क्योंकि वो प्रिविलेज नहीं है उनके पास, क्योंकि वो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, तो वो अब सामने नहीं आए, तो हम कह नहीं सकते हैं कितने लोग रह गए उसके बावजूद। और सिर्फ टैलेंट होना, तो ले दे के ये कहा जा सकता है कि सिर्फ टैलेंट होना जरूरी मतलब इनफ नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला, क्योंकि वो प्रिविलेज नहीं था, या वो ऐसी जगहों में या ऐसे घरों में या ऐसी कास्ट या ऐसे रिलीजन में पैदा हुए जहाँ पे
आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया कम्युनिटी या समाज की वजह से। ठीक बात। एक आखिरी सवाल, और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा समय होगा फिर हम लोगों के सवाल लेंगे। बनारस, लखनऊ, देहरादून, पुणे, बॉम्बे, मतलब लगभग भारत दर्शन जैसा हो गया है, तो काफी शहरों का अनुभव हो गया, बहुत सारे कल्चरल चेंजेस भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे उनसे आपका साथ हुआ। किस एक शहर ने सबसे ज्यादा आपके पूरी पर्सनैलिटी को इवॉल्व किया या आकार दिया या आयाम दिया? किस एक शहर की सबसे ज्यादा भूमिका नजर आती है आपको अपने इस आज के वरुण में? जी, सिर्फ एक शहर चुनना वैसे मुश्किल है। मैं लखनऊ और बनारस दोनों को ही जोड़ के कहूंगा कि इन दोनों ने मुझे जो दिया है वो उससे पहले, क्योंकि मैं देहरादून में था, देहरादून में जब तक मैं था तब तक मैं 11 साल की में हम देहरादून से लखनऊ आ गए। तो उतना उस समय दिमाग उतना नहीं ऐसा हुआ था कि चीजों को एब्जॉर्ब कर सके। तो लेकिन लखनऊ में आना बहुत सौभाग्यशाली रहा मेरे लिए। लखनऊ में आना और लखनऊ में एक ऐसे स्कूल में पढ़ना, केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में, जहाँ पे सब तरह के एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं। कोई एलिटिस्ट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है। सब हर तबके के, हर वर्ग के, हर कास्ट के बच्चे हमारे आसपास हमारी क्लास में थे। और उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उससे जो आपको हिंदुस्तान की थोड़ी बहुत समझ आती है उस उम्र में, जितनी भी आ सकती है। और वो भी लखनऊ जैसे एक बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज्ड अप शहर में रहना, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स हमेशा से पूरे देश की पॉलिटिक्स को ड्राइव करती रही किसी ना किसी तरह से। और तो लखनऊ में वो एक जो अवेयरनेस है कि पॉलिटिक्स की, और जो छोटी छोटी चीजों की स्ट्रगल है, जो मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि बिजली, सिर्फ बिजली आना और नहीं आना अपने आप में कितना बड़ा वहां पे एक सवाल होता था। अब मुझे नहीं मालूम है अब क्या हालत है, लेकिन गर्मियों में मतलब हम मान के चलते थे कि आधी गर्मियां जो हैं, कम से कम आधी गर्मियां जो हैं वो अंधेरे में ही बितानी है, और वो बिना पंखे के बितानी है। और उसके बावजूद जब हम बिजली का बिल जमा करने जाते थे तो ऐसा लगता था कि बिल मतलब हम देने नहीं जा रहे हैं, हम सरकार से पैसे मांगने जा रहे हैं, क्योंकि बिजली का बिल जमा करना अपने आप में बहुत बड़ा एक काम था। इसके लिए आपको पूरा दिन आपको रखना होता था। आप जाते थे तो आप हर बार वो एरियर आपका कुछ गलत जोड़ा है, किसी बार वो 400 आना है तो 4000 आया हुआ है, वहां पे जाके आपको रीडिंग समझानी है। 4 अलग डेस्क पे जाना है, हर डेस्क पे जाने के लिए आपको आधे आधे 1-1 घंटों की लाइन है। वहां बिजली के दफ्तर गए हुए हैं, वो क्रैम्प्ड सा दफ्तर है, वहां बिजली नहीं, वहां बिजली चली गई है। वहां उतने मतलब भयंकर गर्मी में, खास करके जब जून और जुलाई और ये सारे महीने होते थे, अगस्त के, तो वो जो हालत होती थी तो लगता था कि हम कहाँ हैं। और वहां पे हर चीज के लिए लड़ना पड़ता था, हर चीज के लिए लड़ने का, और फिर लड़ने के साथ साथ आपके अंदर जो सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है, क्योंकि आप लड़ेंगे, अगर आप हर वक्त गुस्सा ही रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वहां पे आप हर चीज को एक सटायर की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। वहां से फिर मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो पर्सपेक्टिव आया है वो लखनऊ में रहने की वजह से, और उसके बाद फिर बनारस में जो 4 साल बीएचयू में मैं रहा, पढ़ा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। वहां पे जो थिएटर का माहौल था, क्रिएटिविटी का माहौल था, बनारस शहर में जो रस है, जो म्यूजिक है, जो जो वहाँ की भाषा में जो बदतमीजी और काव्य एक साथ जुड़ जाता है, वो जो मजा है बनारस का, और फिर खाने का मजा, और हर चीज बनारस की, और इतनी सुंदर वहां पे जो इतने सुंदर घाट हैं, और इतनी सुंदर नदी वहां से गंगा मैया बह रही है, तो बड़ा बहुत सुंदर सा वो एक्सपीरियंस था। मजा तो ये होता कि आपसे मैं कहता कि चला राजा 80 पे बैठ के चाय पिए जाए, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन बिल्कुल। वो संभव नहीं है। आप बम्बई में, मैं दिल्ली में यहाँ हूँ। एक और सवाल इसी से जुड़ा, डर की बात बहुत होती है वर्गी। डर, आपने पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दिया है कि सवाल ऐसे होंगे जिससे जेल जाने की नौबत ना है, तो हम लोग वो सवाल हटा देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप डर पूछिए। की डर की बात होती है, और आपका जो काम है, जो सिनेमा और इसमें इसमें तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि कॉमर्शियल इंटरेस्ट बहुत सारे होते हैं लोगों के, तो इस वजह से जो डर का माहौल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। हम्म। दो तरह के डर होते हैं। एक तो ये कि
आप जो कह सुन रहे हैं उसका राजनीतिक डर है, और दूसरा डर है कि कॉमर्शियल डर है, कि उसकी वजह से आप जो कहना चाह रहे हैं वो पता लगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, ऊपर से पॉलिटिकल आजकल जो माहौल नया बदला हुआ है। इन दोनों तरह के डर के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जो इंडस्ट्री जहां आप हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे उसका सामना कर रही है, या फिर उसने उसके आगे समर्पण कर दिया है, या समर्पण भी है और लड़ाई भी है, सब कुछ कैसे चल क्या रहा है। अपनी इंडस्ट्री के बारे में मैं बता दूं कि ज्यादातर समर्पण कर चुके हैं हम लोग। देखिए, समर्पण तो सब जगह है। अब समर्पण का किस भाव से है वो नहीं कहा जा सकता। समर्पण डर के भी हो सकता है, समर्पण सचमुच में आप मान लें वो चीज, सचमुच में आप किसी चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं और आप मान लें चमत्कार ही या वो लौकिक है, हाँ, ठीक है, तो वो आप 11वां अवतार टाइप मान लिया जाए। हाँ, तीसरा जो समर्पण है वो स्ट्रेटेजिक समर्पण होता है। ठीक है, अभी भाई जीना है तो आप थोड़े दिन चुप रहिए, थोड़े दिन शांत रहिए। तो मुझे लगता है इन तीनों का मिक्स ही होगा हर जगह पे। और लेकिन समर्पण है, ये एकदम सही बात है। समर्पण हल्का शब्द है, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा है। जो आडवाणी साहब की ही एक लाइन है जो उन्होंने कही थी इमरजेंसी के टाइम पे कि क्या है कि आपको झुकने को कहा गया था तो आप दंडवत हो गए। हिंदी में मुझे याद है। लेटने और लौटने का अंतर भूल गए लोग। हाँ, हाँ, तो वो जो है, तो वो है, वो यहाँ पे सब तरफ है मेरे ख्याल से। और वो उसकी कोशिश हो रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि डर उतना ही लगता है जितना आप उसको जगह देते हैं अपने अंदर। डर जो है, डर में हमेशा जो है इरेशनल जो उसका एलिमेंट होता है, हिस्सा जो होता है डर का, इरेशनल पोर्शन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। 90% वो होता है, 10% रैशनल होता है। लेकिन जो इरेशनल है वो रैशनल को कन्विंस कर देता है कि मैं भी रैशनल, कभी पूरा 100 जो है वो रैशनल। तो वो डर का एक नेचर है। और उससे मुझे लगता है उससे डील करने का कोई अभी ऐसा टूल हमारे पास बना नहीं। सिर्फ एक ही टूल है, एक टूल है समय, और दूसरा टूल है हमारी डाइवर्सिटी। मुझे भरोसा है इन दोनों चीजों पर। समय बड़ा बलवान कहा जाता है, बहुत ही क्लीशे सी लाइन है। लेकिन दूसरा है कि डाइवर्सिटी, मुझे भरोसा है हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है और जो सदियों से चली आ रही है वो आज नहीं है। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो बिल्कुल सच बात है। यहाँ पे आपको भले ही लग रहा हो कि सब इस समय जो है सब एक राग में, राग दरबारी है, सब उसमें ही एक ही गीत गा रहे हैं, वो लग सकता है क्योंकि ऊंची आवाजें जो हैं वो माइक पकड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बिना माइक के खड़े हैं। और लेकिन जिस दिन भी ऑर्केस्ट्रा है, जिस दिन भी कॉन्सर्ट होगा, उस दिन सबकी बारी आएगी गाने की और सबकी बारी होगी अपना अपना मत रखने की। और मुझे उम्मीद है कि डर की एक एक्सपायरी लिमिट होती है। जो भी इरेशनल चीजें होती हैं वो उसकी एक एक्सपायरी लिमिट होती है। जो रैशनैलिटी है वो शाश्वत है, वो रहेगी। ठीक है। इंडस्ट्री से ही जुड़ा एक और सवाल है कि आजकल फिल्म सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो था 52 का, उसको बदलने की बात चल रही है, और अब सरकार चाह रही है कि जो सीबीएफसी से पास हो चुकी फिल्में हैं उनको भी रिव्यू करने का एक अधिकार रहेगा, उस पर भी वो बातचीत करेंगे, कर सकते हैं, उसका फिर से रिव्यू कर सकते हैं, उस पर कुछ और कार्रवाई कर सकते हैं, पसंद आने ना आने की बात है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर अगर थोड़ा सा, क्योंकि आपका एक और बयान छोटा सा मैंने कहीं पढ़ा जिसमें आप कहते हैं कि आप दो तीन चीजों पर खासकर बातचीत करते हैं, कमेंट करते हैं, जिसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है जिसकी कमी की बात अक्सर होती है, मोरल पुलिसिंग की बात करते हैं, इसके अलावा जो राजनीति है उसके ऊपर कमेंट्री आपकी होती है। तो ये जो राजनीति का ये हिस्सा है कि हर चीज में घुस जाने की प्रवृत्ति दिख रही है, कहाँ तक घुसेंगे ये?
तो देखिए, मैं तो मानता हूँ कि ये जो है, ये तरीका जो है कि सेंसर हो चुकी फिल्म को भी दोबारा सेंसर करेंगे, ये सबका टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अपना भी वेस्ट कर रहे हैं, हमारा तो कर ही रहे हैं, हमारा तो खैर हमारे टाइम की ऐसे ही कोई वैल्यू नहीं है। सरकार अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब आप पहले ही आप सबको इतना ज्यादा क्या बोले, प्यार से समझा चुके हैं कि भाई वैसी ही फिल्में बनाओ जो हमें पसंद है, और वैसी ही बन रही हैं, वैसी ही बनाएंगे। यहाँ कोई नहीं है जो कोशिश करने वाला है कुछ भी ऐसी कि भाई हम ऐसा कुछ बना देंगे जो, है ना, जो किसी की पूंछ पे पैर रख के हम फिल्म बना देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि क्योंकि मेक इन इंडिया इतना सुंदर प्रोग्राम है, और इतने बड़े बड़े टेक्नोक्रेट हैं जो हमारा सर्विलेंस प्रोग्राम बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम मैंने तो सजेस्ट किया था कि आप एक चिप बनाएं जो पैदा होते ही हर बच्चे को सरकारी अस्पताल में एक ऐप के जरिए वो मिले। बच्चा पैदा हो, उसके दिमाग में आप एक चिप लगा दें, उसके बाद वो जो भी सोचे वो सरकार के एक रजिस्टर में जाए, और जहां भी उसने कुछ ऐसा वैसा सोचा जहां पे जो पसंद ना आए सरकार को या देश के किसी भी इंसान को, जैसा कि सेंसरशिप में अब बात हो रही है कि किसी भी इंसान को कुछ पसंद ना आए तो वो केस कर सकता है, और फिर उस फिल्म को दोबारा सेंसर करवाया जाएगा या देखा जाए। तो मैं तो कहता हूँ, दिमाग में जैसे ही कोई ऐसा गलत ख्याल आए जो किसी और देशवासी को ना पसंद हो, तो उस इंसान को एक बिजली का झटका लग जाए, एक वो चिप से, नैनो चिप से, और बहुत मजा आए दिन भर। फिर हम लोग ना ऐसे झटके में ही घूम, क्योंकि हर मोमेंट ऐसा ही होगा, तो बहुत मजेदार, हम लोग एकदम क्या बोलते हैं, तड़कते भड़कते देश हो जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम मेरे जीवन काल में आ जाए। मार्स जाए ना जाए, चांद तक जाए ना जाए, इसी से इंसान को। मिलता था, इसी से मिलता जुलता पत्रकारिता में भी एक बहुत मजेदार चुटकुला चलता है वरुण। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूं। ये जी कहा जी। जाता है कि अगर कहीं ऐसा प्रावधान होता, कुदरत ने कर दिया होता कि हर झूठ पे आदमी 2 मिनट के लिए मर जाएगा, तो पत्रकार जो होता वो दिन भर में 150 बार मर जाता। तो ये इस तरह से पूरे देश के झटके की बात चलती रही। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ वरुण। स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पर आपने काम किया, बतौर गीतकार आप काम कर रहे हैं, पटकथा लेखक, फिल्म की कहानियां लिख रहे हैं आप, बहुत सारी भूमिकाएं आप की हमने देखी हैं, आपने अलग अलग टीवी के शोज भी लिखे हैं। वो कौन सी भूमिका है, वो कौन सी इस सब में मिला के जिसको आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? वो सटायर या किताबें भी आपने लिखी, कहानियां भी लिखते हैं? तो मैं जानना चाह रहा था कि इतनी सारे, जिसको कहते हैं कि बहुमुखी एक शब्द है, मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी में, लेकिन कोई एक चीज जो आपके बहुत करीब हो दिल के। मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है स्टैंड अप कॉमेडी करने में, सबसे ज्यादा मजा उसी में आता है, स्टेज पे परफॉर्म करने में। क्योंकि उसमें एक जो इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है ऑडियंस का, आप जो भी कह रहे हैं उसमें ये नहीं है कि कोई और जिम्मेदार है। आप कहानी जैसे फिल्म के लिए मैं लिखता हूँ, तो उसमें फिर उसको बहुत सारे लोग इंटरप्रेट करते हैं, उसके बहुत सारे उसकी शक्ल बहुत बदल जाती है जब तक वो लास्ट में टीवी तक या लोगों तक पहुंचता है। वो काम इसमें है कि देयर इज नो ट्रांसमिशन लॉस, जो भी मैं कह रहा हूँ वो सामने पहुंच रहा है और इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो अच्छा बुरा जैसा भी, कई बार जैसा कि अब हमने देख ही लिया है कि वो रिस्पॉन्स जेल जाने तक हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा फिर भी उसी में आता है। और सबसे ज्यादा सुकून अगर मैं कहूँ तो बच्चों की कहानियां लिखने में आता है। बच्चों के लिए लिखने में जो एक आप फ्रीडम महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई जज नहीं कर रहा है आपको। वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आपको लंबा चौड़ा, बच्चे जो हैं वो तभी चिट्ठी लिखेंगे जब उनको कुछ पसंद आएगा। वहाँ वो वाला एक मामला नहीं है कि आप आपके अंदर एक वो वाला डर हो कि पता नहीं इसको किस नजर से देख लिया जाएगा और फिर इसके कितने तरह के रिस्पॉन्स आएंगे। तो अ, और उसमें अपने ही बचपन में जाना पड़ता है, अपनी पुरानी यादों में जाना पड़ता है, जो मेरे लिए बड़ा सुकून देने वाला एक प्रोसेस होता है। मेरे ख्याल से हम आखिरी मोमेंट पे हैं, आखिरी मुकाम पर हैं इस सत्र के। फिर भी वरुण आए और चले गए, और जुमलों पे जहां पर वो लिखते हैं, कुछ
कुछ लिखा हो हाल फिलहाल का, जो अगर कह सके, सुना सके हाल फिलहाल में, या कोई कविता ही सही, कोई कहानी ही सही, छोटी सी। तो मैंने इंडियन ओशन के एक नए एल्बम के एक गाने के लिए लिखी है, तो वो गाना उन्होंने बना दिया है, अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन वो उसके लिए वो कविता है जो गाने में गीतबद्ध हुई। तो वो मैं आपको थोड़ी सी सुनाता हूँ जितनी याद है। ये दुनिया थोड़ी क्षण भंगुर, ये दुनिया थोड़ी थेथर है, तुम जितनी जहर समझते हो ये उससे थोड़ी बेहतर है। ये बूढ़ी खचड़ा गाड़ी है जो धक्के धक्के चलती है, ये उजड़ी ठाकुर बाड़ी है जो अब मुंह ढक्के चलती है। ये सत्य है और विचित्र भी, ये धूप की लंबी सी छाया, यहाँ दो पैरों के हाथी, यहाँ मोर भी टहले चौपाया। कुछ खाक समझ ना आवेगी दुनिया की जादू माया, कुछ खाक समझ ना आवेगी इस दुनिया की जादू माया। हाँ, बिना हिसाब उधारी के सबने ही खाते खोले हैं, यहाँ सरपंचों ने गांव के कुएं में भांग मिलाई है, यहाँ पत्थर और बिन पत्थर वालों के ही बीच लड़ाई है, यहाँ युद्ध और सहवास के बीच में सबने जीवन बहलाया। जब भूख लगी सोना खाया, जब प्यास लगी पर्वत खोदा, जब भूख लगी सोना खाया। कुछ खाक समझ ना आवेगी इस दुनिया की जादू माया, कुछ खाक समझ ना आवेगी इस दुनिया की जादू। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। वरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएल रिसेस में शामिल होने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू।